हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का यूपीएससी विद पायल गुप्ता में। मैं आप लोगों की एजुकेटर पायल गुप्ता हूं। हम इस सीरीज़ में जो हमारी बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है स्पेक्ट्रम का, उसको कवर करेंगे। वीडियोस जो है मैं उसका ड्यूरेशन स्टार्टिंग में थोड़ा छोटा रखूंगी ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट बन सके, और बाद में हम इन ड्यूरेशंस को थोड़ा बढ़ा देंगे क्योंकि आपको भी पता है स्पेक्ट्रम एक बल्कि बुक है। और अगर आप स्पेक्ट्रम कर लेते हैं तो आपका 95% सिलेबस जो है वो हिस्ट्री का खत्म हो जाता है, यानी कवर हो जाता है यूपीएससी के लिए। इसके अंदर ऐसा नहीं है यूपीएससी सीएससी, यूपीएससी के अंडर जितने भी एग्जाम आते हैं, जैसे ईपीएफओ आता है, सीएपीएफ आता है, सीडीएस आता है, जितने भी यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करता है, हिस्ट्री के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है स्पेक्ट्रम। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है। बहुत अलग अलग ऑथर्स ने इसके अंदर अलग अलग ऑथर्स की बातें इसके अंदर इंक्लूड है। तो सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये नया सीरीज़ मैं शुरू करने वाली हूँ और मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट कीजिएगा। वीडियोस पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिएगा, नहीं आती है तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। और आप लोगों को मेरे अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में पता लगता रहे, इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम है यूपीएससी विद पायल गुप्ता। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो हम अपने सीरीज को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो एडवेंट ऑफ यूरोपियन से मैं स्टार्ट करूंगी, जो हमारा स्पेक्ट्रम का चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर क्या गिवन है, सोर्सेज है कि हिस्ट्री के सोर्सेज कहाँ कहाँ से आते हैं, कैसे कैसे हिस्ट्री बनी है। हमको उसके अंदर नहीं जाना, वो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकेंड चैप्टर जो है, जिसके अंदर अलग अलग अप्रोचेस बता रखी है, नॉर्मेटिव अप्रोच है, अलग अलग तरीके की अप्रोच है, तो उन अप्रोचेस का भी हमारे जो जीएस हिस्ट्री का संबंध नहीं है। जो एस्पिरेंट्स ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं वो ऑप्शनल के सब्जेक्ट में आएगा, तो हम उस पर भी नहीं जाते हैं। मैं अपनी सीरीज चैप्टर नंबर 3 ऑफ स्पेक्ट्रम से स्टार्ट कर रही हूँ। इंडियन हिस्ट्री, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, किस तरीके से यूरोपियंस भारत में आते हैं और उनके आने की वजह से भारत की हिस्ट्री किस तरीके से एकदम से बदल जाती है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज। देखो, यूरोपियन इंडिया में आए, बहुत सारे यूरोपियंस आए, जैसे कि पोर्टुगीज भी आए। सबसे पहले कौन आए? पोर्टुगीज आए, डच आए, फ्रेंच आए, ब्रिटिश आए। अलग अलग यूरोपियंस इंडिया में आते हैं। सबसे ज्यादा इंपैक्ट हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने डाला। सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारी इकोनॉमी, हमारी हिस्ट्री, हमारी पॉलिटी, हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर, सब कुछ हर तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमको झकझोर के रख दिया था। सबसे पहले कौन आए? पोर्टुगीज आए। और सबसे लास्ट तक कौन रहे? पोर्टुगीज ही सबसे लास्ट तक रहे। 1962 में ऑपरेशन विजय के बाद ये लोग जाते हैं हमारे यहाँ से, और सबसे पहले यही लोग आते हैं, और सबसे लास्ट में भी 1962 में पोर्टुगीज ही जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन बन जाए कि सबसे पहले कौन सी यूरोपियन पावर आई? पोर्टुगीज। और सबसे लास्ट तक कौन सी यूरोपियन पावर रही? तो वो भी थी पोर्टुगीज। अब यूरोपियन इंडिया में आए, हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाला। उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि यूरोपियन भारत में क्यों आए। और भी तो बहुत सारे देश थे, वो वहां क्यों नहीं गए, भारत में ही क्यों आए? और आए तो कैसे आए? भाई उस समय सी लेन्स थी या एरोप्लेन्स थे या रोड के थ्रू आए, वो कैसे आए? तो ये दो अहम मुद्दा हमारे सामने खड़ा होता है, जिससे भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छी तरीके से रिलेटेड है। हम इस चीज को समझते हैं पहले कि यूरोपियंस इंडिया में क्यों आए, और यूरोपियंस में सबसे पहले पोर्टुगीज ही क्यों आए। इन चीजों पे हमको ध्यान देना है। देखो, हम एंशियंट हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी है तो आपको पता होगा एंशियंट टाइम से ही इंडिया का, सेंट्रल एशिया का और यूरोप का ट्रेड रिलेशन रहा है बहुत लंबे टाइम से। मतलब कि एंशियंट टाइम से ही इंडिया और यूरोप का ट्रेड रिलेशन रहा है। अलग अलग इसके एविडेंस मिलते रहे हैं कि इंडियंस और यूरोपियंस के बीच में ट्रेड डील होती रही है। ट्रेड बेसिकली किसका होता था? मसालों का, स्पाइसेस का ट्रेड होता था। अब प्रश्न ये उठता है कि स्पाइसेस ही क्यों? क्या हमारी स्पाइसेस कुछ खास थी? मसालों के ही पीछे क्यों पड़े थे यूरोपियंस? इसको देखो, इसका एक वजह तो है इकोनॉमी। आपको पता भी है वो लोग ट्रेड करने आए थे हमारे यहाँ पे, इकोनॉमी। दूसरी इसकी वजह ज्योग्राफी भी है। आप देखोगे ये जो यूरोपियंस थे ये 23.5 डिग्री से ऊपर ऊपर से आए थे, यानी कि ये थोड़े से पोल्स की तरफ से आए थे।
मतलब कि थोड़े ठंडे इलाके की तरफ से आए थे। उनके वहां पे ठंड बहुत होती थी और बॉडी को गर्म रखने के लिए, बॉडी में थोड़ी सी हीट करने के लिए उनको इन तीखी चीजों की जरूरत होती थी, जिन्हें मसाले कह रहे हैं हम। और सबसे ज्यादा अपनी बॉडी को वार्म करने के लिए वो लोग काली मिर्च, ब्लैक पेपर जिसको कहते हो, इसका व्यापार करते थे। तो इकोनॉमी के साथ साथ ज्योग्राफी भी एक वजह है कि क्यों यूरोपियंस इंडिया से स्पाइसेस का ट्रेड करते थे या फिर क्यों यूरोपियंस इंडिया की तरफ आकर्षित होते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका चैप्टर यहां से स्टार्ट होता है। देखिए 7th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ था, उससे पहले ये जो पूरी आप रेड लाइन देख रहे हो, ये पूरा एक रोमन एम्पायर फैला हुआ था। इजिप्ट वाला जो पार्ट है आप यहां पे भी देख सकते हो, ये पूरा जो इजिप्ट वाला पार्ट है, इन सब के ऊपर ये पूरा पार्ट जो है ये आप देख रहे हो, ये रोमन एम्पायर का पार्ट था। ठीक है, और रोमन एम्पायर अपने एम्पायर को और ज्यादा स्प्रेड करना चाहते थे, जिसकी वजह से पर्शिया से या मैं कहूं ईरान से इनकी लड़ाई होती है, या मैं कहूं मुस्लिम से क्रिश्चियन लोगों की लड़ाई होती है। रिलीजन बेस ये लड़ाई चलती है। और इस इजिप्ट के ऊपर अरब के लोगों ने कब्जा कर लिया। अरब कहां देख रहे हो आप? ठीक है, इस इजिप्ट के ऊपर अरब के लोगों ने कब्जा कर लिया। ये जो आप पूरा एम्पायर देख रहे हो, इस पूरे एम्पायर के ऊपर अरब लोगों का कब्जा हो गया। पहले जिस एरिया में पूरा रोमन एम्पायर होता था, अब इसके ऊपर अरेबियंस लोगों ने अपना, यानी कि ये अरब कौन थे? ये मुस्लिम लोग थे। इन्होंने अपना कब्जा जमा लिया। अब आप देख पा रहे होगे, ये यूरोप है, यहां पे इंडिया आपको दिख रहा है। यूरोप से इंडिया के अंदर जो डीलिंग होती थी, जो ट्रेड चलता था, वो सारा ट्रेड सी के थ्रू चलता था, सी रूट से चलता था। कैसे? इसको देखना, ये आपका मेडिटेरेनियन सी है और यहां पे आपके रेड सी से होते हुए, ठीक है, ये सुएज कैनाल जो वाला रास्ता है, सुएज कैनाल तो 1869 में बनी थी, उससे पहले इस रेड सी से होते हुए इस तरीके से भारत तक पहुंचते थे और यूरोपियंस और भारत के बीच में व्यापार होता था। लेकिन क्या होता है, यहां पे अरब्स का दबदबा हो जाता है। अरब्स ने अपनी पूरी इस टेरिटरी को अरब्स हथिया लेते हैं और इन सी रूट्स के ऊपर भी अरब्स लोग अपना कब्जा कर लेते हैं। मतलब कि अगर इंडिया से अब यूरोप में या यूरोप से अगर भारत में किसी को आना है तो इन अरब ट्रेडर से पहले इजाजत लेनी पड़ती थी। और ये अरब ट्रेडर्स बहुत हाई रेवेन्यू वसूलते थे, बहुत हाई टैक्स लगाते थे कि अगर यहां से जाना है तो आपको हमें ये रेवेन्यू पे करना पड़ेगा। समय आगे बढ़ा, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की लड़ाई बढ़ती गई। एक समय आता है, यहां पे आप एक जगह देख रहे होगे, कॉन्स्टेंटिनोपल। ये जगह आपको दिख रही होगी, कॉन्स्टेंटिनोपल। इस कॉन्स्टेंटिनोपल्स के ऊपर इस्लाम का दबदबा बुरी तरीके से हो जाता है। यानी हम कह रहे हैं जो ये पूरा टर्की वाला रीजन है, इसके ऊपर आप देखोगे आगे जाके ओटोमन टर्क्स जो है, ओटोमन एम्पायर जो है, वो फैल जाता है कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर। मतलब कि यहाँ के एक लोकल जो पर्सन थे, अरब के एक लोकल पर्सन, इस्लाम धर्म के, उन्होंने खुद को क्या कहा? मैं खलीफा हूं। उन्होंने इस कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्जा कर लिया। उन्होंने क्या कहा? मैं खलीफा हूं, यानी कि मैं वो हूं जो प्रॉफिट मोहम्मद के बाद इस्लाम की प्रीचिंग करूंगा। मैं बताऊंगा इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम कैसे स्प्रेड होगा। और इसने अपने हाथ में सब कुछ ले लिया कि पूरे विश्व के अंदर अब मुझे इस्लाम फैलाना है। अब यहां पे पहले कौन रहते थे? यहां पे पहले यूरोपियंस रह रहे हैं। ठीक है, ये यूरोपियंस किसको मानते हैं? ये यूरोपियन क्रिश्चियंस थे, क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। अब इन्होंने देखा यहां तो पूरा इस्लाम फैल गया है, ये लोग वापस से अपने यूरोप के अंदर जाके रहने लगे। मतलब कि इटली के अंदर या पर्टिकुलर जो मेन यूरोप था वहां पे जाके रहने लगे। अब उस समय इस यूरोप के अंदर क्या हो रहा था? यहां पे चल रही थी डार्क एज। डार्क एज किसको कहते हैं? जहां पे सब कुछ चर्च के हाथ में था। सब कुछ चर्च के हाथ में था, कैथोलिक चर्च के हाथ में था। ये लोग कहते थे धरती फ्लैट है तो फ्लैट है। इन्होंने कहा सूरज अगर पश्चिम से निकलता है तो पश्चिम से ही मानेंगे। कब सोना है, कब उठना है, कब बैठना है, कब जागना है, सारी बातें ये चर्च बताता था और कोई इनको क्वेश्चन नहीं करता था, क्योंकि लोग अवेयर नहीं थे, लोगों में लॉजिकल थिंकिंग नहीं थी। ये किस रीजन की बात कर रही हूं मैं? ये इस रीजन की बात कर रही हूं।
ठीक है, यहाँ के जो लोग हैं ये जब इस रीजन में जाते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ पे जो चर्च के पोप हैं वो लोगों को पागल बना रहे हैं, जो कैथोलिक चर्च हैं वो बेवजह लोगों को गुमराह कर रहे हैं। यहाँ के लोग किस वजह से जाते हैं यूरोप में? क्योंकि यहाँ पे इस्लाम का दबदबा फैल चुका है, पूरा इस्लाम यहाँ पे फैल चुका था बुरी तरीके से। ये पूरा रीजन जो है वो इस्लाम के अंडर आ गया था, अरब ट्रेडर्स के अंडर आ गया था। और ये अरब ट्रेडर्स बहुत हाई प्रॉफिट पे इंडिया के साथ ट्रेड करने लगे थे। अब जो ये यूरोपियंस थे जो कॉन्स्टेंटिनोपल से अपने मेन यूरोप के अंदर जाते हैं, इसमें जाते हैं, तो इन्होंने यहाँ पे चर्च को क्वेश्चन करना शुरू किया, क्योंकि यहाँ पे तो ये हालात नहीं थे। इस रीजन में तो जो चर्च था वो बहुत ज्यादा सुप्रीम नहीं था, यहाँ पे लोग लॉजिकल सोचते थे। अब ये लोग जब इस्लाम से परेशान होकर यूरोप में जाते हैं और देखते हैं कि चर्च लोगों को पागल बना रहा है, चर्च की डोमिनेशन है, इवन किंग भी कुछ नहीं कर पाता है इस चर्च के आगे, तो क्या होता है? ये लोग क्वेश्चन करने लगते हैं चर्च को कि आपने कहा कि अर्थ फ्लैट है, लेकिन हमने तो देखा है, हमने तो फील किया है, हमने तो ये सब चीजें महसूस की है कि अर्थ तो फ्लैट नहीं है, आप कैसे कह सकते हो कि अर्थ फ्लैट है? तो इस तरीके से ये लॉजिकल क्वेश्चन चर्च से पूछने लगे। जैसे लॉजिकल क्वेश्चन चर्च से पूछने लगे तो जो यहाँ के लोग थे उनको भी समझ आने लगा कि सच में चर्च कुछ और कहता है और हमें कुछ और बताया जाता है, हकीकत कुछ और है और चर्च कुछ और कहता है। तो यहाँ के लोग भी धीरे धीरे अवेयर होने लगे, उनके अंदर भी रैशनैलिटी जागने लगी। और इसी चीज को क्या कहा जाता है? रिनेसां। इसी चीज को क्या कहा जाता है? रिनेसां, यानी कि पुनर्जागरण। पुनर्जागरण, लोग जागने लगे, लोग क्वेश्चन करने लगे चर्च को कि आप ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं तो किस फैक्ट के बेसिस पे कह रहे हैं। अब पुनर्जागरण आने की वजह से क्या होता है गाइज, ये देखना, एक तरफ था चर्च, कैथोलिक चर्च, ठीक है, और दूसरी तरफ इनको अपोज करने वाला एक ग्रुप बन गया जिसको क्या नाम दिया? प्रोटेस्टेंट। ये प्रोटेस्टेंट कौन थे? जो इस चर्च को क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है, कि आप सुप्रीम नहीं हो, गॉड नहीं है, मतलब कि ये खुद को मैसेंजर ऑफ गॉड्स कहते थे। इन प्रोटेस्टेंट ने इनको क्वेश्चन किया कि आप कैसे खुद को गॉड कह सकते हो। इन प्रोटेस्टेंट को देखा तो किंग को भी हिम्मत आई कि सच में चर्च तो हमें बेवजह डोमिनेट कर रहा था। तो अब जो ये किंग है, जो राजा है, ये इसने कहा कि चर्च की नहीं चलेगी और अब मैं रूल करूंगा, यानी कि अब किंग ने साम्राज्य को अपने हाथ में लिया। ये रिनेसां की स्टोरी थी जो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रही थी। अब हम इन सब चीजों को आपस में लिंक करेंगे। अब देखो हो क्या रहा था, जो यूरोप इंडिया से इस तरीके से ट्रेड करता था, अब इस रास्ते पे, इस पूरे रास्ते के ऊपर अरब ट्रेडर का कब्जा हो गया था, मुस्लिम ट्रेडर्स का कब्जा हो गया था। यानी कि ये जो यूरोपियंस लोग थे वो एशिया से अब ट्रेड नहीं कर पा रहे थे, इंडिया से ट्रेड, या मैं कहूं और भी बहुत सारी एशियन कंट्रीज थी उनके साथ ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। यहाँ के सी रूट्स पे भी और यहाँ के लैंड रूट्स पे भी आप देख रहे हो, ये पर्शिया, पूरा ईरान वाला जो एरिया है पूरा मुस्लिम वाला एरिया था, और ये इन लैंड रूट्स को भी ब्लॉक कर देते हैं यूरोपियंस के लिए। तो एक तरफ किंग जाग चुका है, लोगों के अंदर रैशनैलिटी आने लगी है, लोग लॉजिकल हो रहे हैं, लोगों ने साइंस को अपनाना शुरू कर दिया है, चर्च की डोमिनेंस खत्म हो रही है, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? यूरोपियंस परेशान है क्योंकि इनका रेवेन्यू खत्म हो गया, क्योंकि उनका ट्रेड खत्म हो गया। तो दोनों तरीके से परेशानी, और एक तरफ से इनको कुछ कुछ बातें समझ आने लगी। तो यूरोपियंस के किंग ने क्या कहा कि हमें कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा जो हमें एशिया की तरफ लेके जाए, क्योंकि अरब ट्रेडर्स यहाँ पे हमको नहीं जाने देंगे और हमको अरब्स को जवाब देना है। हम अरब्स को इतनी आसानी से डोमिनेट नहीं करने देंगे किसी भी चीज को, हमें अरब्स को जवाब देना है और हमें कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा। आप देख रहे हो ये एक जगह वेनाइस और ये एक जगह जेनोआ, ये इटली के अंदर है वेनाइस, ये पोर्ट है, ठीक है, ये पोर्ट है। आपकी स्पेक्ट्रम में एक शब्द यूज हुआ है जेनोइज। जेनोइज क्या है? जो इन पोर्ट्स पे नेटिव लोग रहते थे उनको जेनोइज कहा है। स्पेक्ट्रम क्या कहती है कि ये जेनोइज देख रहे थे कि अरब लोगों का यहाँ पे पूरा दबदबा है, लेकिन ये जेनोइज इतने कम थे और इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे कि इन अरब्स के साथ अकेले कुछ कर सकते। तो इन्होंने बाकी यूरोपियंस को क्या कहा कि हम, अब ये तो पहले से ट्रेड कर रहे थे, यानी इनको शिप इंडस्ट्री के बारे में पता था, इनको शिप इंडस्ट्री के बारे में पता था
इन्होंने क्या कहा, जिनॉइस ने, वेनाइस के लोगों ने क्या कहा कि हम यूरोपियन शक्तियों के साथ हैं, हम अपनी सारी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, हम आपको शिप्स की नॉलेज देंगे, हम आपको नेवी की नॉलेज देंगे, लेकिन किसी ना किसी तरीके से इन अरब की मोनोपोली हमें इस रास्ते से हटानी है। तो अब इस तरफ सारे जो क्रिश्चियन वाले लोग हैं, जो क्रिश्चियनिटी फैलाना चाहते हैं, वो लोग अब इकट्ठा हो रहे हैं कि हमको इन इस्लाम से लड़ना है, इस्लाम को नीचे करना है और हमको पूरे विश्व में क्रिश्चियनिटी फैलाना है। तो अब लड़ाई किसकी चल रही है? क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम की लड़ाई चल रही है। ठीक है, अब किंग आजाद हो चुका है चर्च से। किंग ने क्या किया? अब एक तरफ साइंस भी डेवलप हो रही थी, शिप की इंडस्ट्रीज भी डेवलप हो रही थी। अब किंग ने क्या कहा, एक वहां के जो पोप थे, पोप निकोलस, उन्होंने प्रिंस हेनरी जो उस समय पोर्टुगल के यानी कि पुर्तगाल के राजा हुआ करते थे, प्रिंस हेनरी को एक इनफॉर्मल राइट दे दिया कि आप जाओ, आप ओरिएंटल गुड्स में ट्रेड करने के लिए, ओरिएंटल गुड्स किसको कहते हैं? जो ईस्टर्न गुड्स होते हैं, जो ईस्ट की साइड से गुड्स होते हैं, आप ओरिएंटल गुड्स में ट्रेड करने के लिए आजाद हो। आप कैसे ना कैसे करके रास्ता खोजो कि हम लोग इंडिया तक कैसे पहुंच सकते हैं। प्रिंस हेनरी को नेविगेटर भी कहा जाता है। ठीक है, इन रूट्स को हम बाद में समझते हैं, पहले देख लेते हैं हमारी जो स्पेक्ट्रम है वो क्या कहती है। स्पेक्ट्रम क्या कहती है कि 7th सेंचुरी के अंदर रोमन एम्पायर था, अरब्स ने इनको डिक्लाइन किया। ठीक है, इजिप्ट और पर्शिया की डोमिनेशन हो गई। पूरी स्टोरी मैंने आपको समझाई, जिसकी वजह से क्या हुआ, यूरोपियंस और इंडिया का जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट था वो डिक्लाइन हो गया। अब ये लोग भारत के साथ मसालों में, कैलिकोस में, सिल्क में और बहुत सारे प्रीशियस स्टोन में ट्रेड करते थे और इनका पूरा ट्रेड जो है वो खत्म हो गया, पूरी डिमांड जो है वो इफेक्ट हो गई। 1453 में क्या होता है, कॉन्स्टेंटिनोपल ऑटोमन एम्पायर घेर लेता है, यानी कि यहाँ पे अब टर्की लोगों का, या मैं कहूँ एक तरीके से आप समझ सकते हो इस्लामिस्ट लोगों का राज हो गया था कॉन्स्टेंटिनोपल पे। ये कॉन्स्टेंटिनोपल कौन सा एरिया है? ये मेडिटेरेनियन वाला एरिया है। जो आप आज का टर्क देखते हो ना, टर्की, ये वही एरिया है, मेडिटेरेनियन सी। और मेडिटेरेनियन सी के बाद आपका रेड सी से होते हुए एशिया का रास्ता बनता था। ठीक है, अब यूरोपियन मार्केट्स में अगर जाना हो इंडियंस को, या इनको आपस में एक दूसरे के पास आना हो, तो अरब मुस्लिम इंटरमीडियरी से मिलके आना पड़ता था, यानी इनसे परमिशन लेनी पड़ती थी। और इस रेड सी के ट्रेड रूट पे पूरी मोनोपोली इन इस्लामिक रूलर्स ने कर ली थी और ये बहुत जबरदस्त रेवेन्यू कमाते थे कि जो भी यहां से जाएगा उसको मुझे पैसा देना पड़ेगा। सारे लैंड रूट्स भी कंट्रोल कर लिए थे अरब्स ने। तो अब यूरोपियन को एक वो होता है ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो यही हुआ, इन यूरोपियन को एक डायरेक्ट सी रूट ढूंढना था इंडियंस के साथ। दूसरी तरफ क्या हो रहा था, रिनेसा की प्रोपोजिशन थी, पुनर्जागरण हो रहा था, लोग अवेयर हो रहे थे, यानी लोग खुद को एक्सप्लोर कर रहे थे। ये बात किसकी है? 15th सेंचुरी की है, यूरोप के अंदर। और यूरोप ने तब तक क्या किया, बहुत सारी शिप बिल्डिंग के अंदर अपने नॉलेज को, नेविगेशन के अंदर अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर लिया था। अब ये जो यूरोपियंस के लोग थे, ये अपनी नॉलेज को इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं। इन्होंने एडवेंचरस सी वॉयजेस स्टार्ट की, जैसे अमेरिका भी इन्होंने ढूंढा, तो इस तरीके से इन्होंने सी वॉयजेस, समुद्री यात्राएं जो है वो स्टार्ट की। अब ये वही समय है जब यूरोप के अंदर साइंस बढ़ रही है, यूरोप के अंदर रैशनैलिटी बढ़ रही है, यानी यूरोप के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ रही है। यूरोप को समझ आ रहा है कि किस तरीके से हमें कल्टीवेशन को और अच्छा करना है, किस तरीके से हम साइंटिफिक क्रॉप मैनेजमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, कैसे हम मीट की सप्लाई बढ़ा सकते हैं। मतलब कुल मिला के ये साइंस का यूज करके इकोनॉमी को बूस्ट करने लगे थे, यानी कि लोग अवेयर हो रहे हैं। प्रोस्पेरिटी इनकी बढ़ रही थी। प्रोस्पेरिटी बढ़ती है जब इनकम हाथ में आती है, इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, तो वहां के पॉलिटिकल चीजें भी अपने आप ही अच्छी होने लग जाती है। विनाइस और जेनोआ जो मैंने अभी आपको बताया, जो पहले ओरिएंटल गुड्स क्या है, ईस्ट से आने वाले गुड, जैसे आपका सिल्क है, जैसे आपके मसाले हैं, ओरिएंटल गुड्स में बहुत अच्छा ट्रेड करते थे, लेकिन अब इन टर्क्स की वजह से खुद को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। और ये इतने छोटे थे विनाइस और जेनोआ कि अकेले इन लोगों से नहीं लड़ पा रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि पोर्टुगल, स्पेन, मैं आपके साथ हूं, हम अपनी टेक्निकल नॉलेज और शिप आपको प्रोवाइड करेंगे,
बस आप किसी भी तरीके से इन अरब लोगों की मोनोपोली यहां से हटा दो। तो इसमें पोर्चुगल ने लीडरशिप संभाली क्रिस्टनडोम्स में। क्रिस्टनडोम्स रेजिस्टेंस क्या है इसको समझना। क्रिस्टनडोम्स क्या है? ऐसे लोगों का ग्रुप जो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना चाहते थे, जो क्रिश्चियनिटी के प्रोपाउंडर थे, आप ऐसा समझ सकते हो। तो इनमें सबसे बड़ा लीडर पोर्चुगल बन के आया। मैं आपको एक बात बता दूं कि उस समय पोर्चुगल के पास भी नेवी की ताकत थी, यानी कि शिप बिल्डिंग की नॉलेज थी, और इनसे बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज स्पेन की भी थी, और इनके आपस में भी विवाद चलते रहते थे। तो एक ट्रीटी होती है, आप देखोगे बुक के अंदर नाम, एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ टॉर्सेडिलोस, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास, ठीक है, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास 1494 में ये ट्रीटी होती है। इस ट्रीटी के अंडर देखो क्या होता है। अब देखो हमने क्या कहा कि जो पोर्चुगल है वो लीडरशिप संभालते हैं एशिया की तरफ आने के लिए। तो पोर्चुगल ही क्यों लीडरशिप संभाल रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं? वेनाइस और जेनोवा ये तो बहुत ज्यादा छोटे पड़ गए थे। तो पोर्चुगल्स अब लीडरशिप संभाल रहे हैं। पोर्चुगल्स ने क्या कहा कि हम एशिया के अंदर जाएंगे, हम रास्ता खोजेंगे। जो ये मैंने आपको ट्रीटी बताई 1494 की, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास, इसके अकॉर्डिंग क्या था, अटलांटिक ओशियन में, जो उस समय कैथोलिक चर्च था उन्होंने ही ये ट्रीटी करवाई थी। अटलांटिक ओशियन में एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ कर दिया गया, इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ कर दिया गया, और ये कहा कि अटलांटिक ओशियन के जो वेस्टर्न वाला एरिया है, जो नॉर्थ अमेरिका वाला एरिया है, साउथ अमेरिका वाला एरिया है, यहाँ पे स्पेन का राज होगा। यहाँ पे स्पेन कुल मिला के घूम सकता है, ट्रेड कर सकता है, अपना काम कर सकता है। और जो ईस्टर्न वाला एरिया होगा, जो रास्ता एशिया की तरफ जाता है, यहाँ पे पोर्चुगीज अपना दबदबा कर सकते हैं, पोर्चुगीज अपना ट्रेड करेंगे। तो यही वजह है कि स्पेन भारत में ना आके पोर्चुगीज पहले भारत में आते हैं, क्योंकि इस जो ये ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास 1494 की, इसने यही निर्णय लिया था कि पोर्चुगल भारत की तरफ आएंगे। ठीक है। अब प्रिंस हेनरी, जो खुद एक पोर्चुगल था, जिसको नेविगेटर नाम भी कहा जाता है, इसको बड़ी जिज्ञासा हुई कि मैं मेडिटेरेनियन सी से होते हुए सारे रूट्स इंडिया की तरफ कनेक्ट कर दूं। जो उस समय पॉप थे, क्योंकि पॉप का राज तो चल नहीं रहा है, चर्च की डोमिनेशन तो खत्म हो गई, तो इन्होंने भी वहां के किंग को अथॉरिटी दे दी कि, हालांकि इनसे कोई पूछ नहीं रहा था, लेकिन फिर भी इन्होंने प्रिंस हेनरी को एक बुल दिया, मतलब कि एक इनफॉर्मल राइट दिया 1454 में, और इनको ये कहा कि आप कैसे भी करो, लेकिन आप ओरिएंट की तरफ यानी ईस्ट की तरफ कुछ शोर्स यानी कि कुछ समुद्री रास्ता खोजो। लेकिन प्रिंस हेनरी का ये सपना पूरा होता 1460 में ही इनकी डेथ हो जाती है प्रिंस हेनरी की, इनका सपना अधूरा रह गया। अब ये ट्रीटी के बारे में मैं आपको बता चुकी हूं, ये एक इमेजिनरी लाइन थी अटलांटिक ओशियन के अंदर, ठीक है। 1494 में ये होती है पोर्चुगल और स्पेन के बीच में। स्पेन चला जाता है वेस्टर्न साइड और पोर्चुगल आ जाते हैं ईस्टर्न साइड। अब इस ट्रीटी में क्या हुआ ये हमने देख लिया, ठीक है। अब देखो ये पोर्चुगल इनकर्जन करने लगे हैं पानी में, भारत की तरफ आने लगे हैं। 1487 में क्या होता है, एक पुर्तगाल का नेविगेटर जिसका नाम था बार्थोलोमेव डियास, ये अफ्रीका के अंदर पहुंच जाता है। अब इसको मैप में देखना आप लोग, कहां पे चलते हैं, ये लिस्बन पोर्चुगल आप देख रहे हो, यहां से ये डियास चलता है, और ये इस तरीके से समुद्र के पैरेलल, तब तक मैग्नेटिक निडल का भी आविष्कार हो चुका था, ये समुद्र के पैरेलल आके यहां तक पहुंच जाता है। ये जगह आपकी क्या है, केप ऑफ गुड होप, इसी ने ही नाम दिया, और यहां पे ही शहर बस गया केप टाउन, इसी ने नाम दिया क्योंकि यहां से उसको उम्मीद हो गई थी कि हाँ अब मैं आगे का रास्ता खोज सकता हूं। वहां पे ऐसा माना जाता है कुछ किताबों के जरिए कि यहाँ पे साइक्लोन आने की वजह से ये जो डियास थे ये आगे नहीं जा सके, और इन्होंने वापस जाके पोर्टुगीज के अंदर पुर्तगाल में ये बताया कि मैंने इतना रास्ता तो खोज लिया है, यानी अब वहां के लोगों को विश्वास हो गया कि हम रास्ता खोज सकते हैं। 1487 की बात है, ये केप ऑफ गुड होप तक भारत में नहीं पहुंच पाया। अभी भारत में केप ऑफ गुड होप अफ्रीका तक आता है। अब कुछ समय के बाद लगभग 11 महीने के अंदर अंदर एक और शिप पुर्तगाल से चलता है। यह शिप किसका था, यह वास्को डिगामा का शिप था। ये 3 शिप भारत में आते हैं, वास्को डिगामा का यह शिप था। 21 मई 1498 को वास्को डिगामा भारत में पहुंचता है। 1497 में ये अपनी यात्रा स्टार्ट करता है। हमने ये एक हेडिंग हमारे स्पेक्ट्रम की पूरी कर दी है। अब देखते हैं
कि किस तरीके से ट्रेडिंग से लेके अब रूलिंग की तरफ राज होगा और कौन इसकी मदद करेगा, इसको हम आगे समझेंगे। उम्मीद करती हूं आपको यहां तक बातें समझ आ गई हैं। मैं जिसके पास बुक भी नहीं है उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने यहाँ पे बुक का ही सारी जो लाइंस हैं ये बुक की ही कॉपी पेस्ट की है। मैं अभी वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहती ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ समझ आए और आप लोग हर चीज़ को लिंक कर सके। ठीक है, तो हम अभी वास्को डी गामा यात्रा स्टार्ट कर चुका है। इसके बाद क्या होता है ये अगली कड़ी में देखेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर एंड बाय बाय।